हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर सुपर टेट 2021 की तैयारी कब से शुरू करा रहे हैं। अभी से, इसी वीडियो लेक्चर से, इसी कोर्स से। तो सुपर टेट 2021 की तैयारी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले कोर्स की, जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन को मिलाकर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट पढ़ने के बाद इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर पाएंगे। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो एक बेहद खास विषय होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही हमारे जीवन के लिए भी। प्राइमरी से ही, यही वजह है कि प्राइमरी से ही बच्चों को जो है इस विषय को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो जितने भी विषय हम सुपर टेट 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे, उन सबके फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को हम क्लियर करते चलेंगे। परीक्षा तक जैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका अभ्यास भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को लेकर जो सबसे पहला डाउट या कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये रहता है कि किसी भी विषय को हम शुरू कहाँ से करें, उसका फाउंडेशन कहाँ से है। तो हमारे कोर्स की या हमारी टीचिंग्स की सबसे खास बात यही रहती है कि हम विषय की बिल्कुल फाउंडेशन से उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पर्यावरण ये विषय है, तो पर्यावरण इस नाम से ही शुरू करेंगे और पूरा ऐसे इसका प्रसार कर देंगे कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने इन्वायरमेंट के बारे में जान लिया, सीख लिया और इसके क्वेश्चंस भी कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। तो पर्यावरण में 4 टर्म आपने ज़रूर सुने होंगे। एक तो पर्यावरण, जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरा टर्म सुना होगा पारितंत्र, या इसी को कभी कभी आपने दूसरे नाम से भी सुना होगा पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। या फिर तीसरा जो टर्म है वो है पारिस्थितिकी, और चौथा टर्म है वायुमंडल। तो क्या ये सब एक ही जैसे हैं, यानी क्या ये एक दूसरे से संबंधित है या इनमें कोई डिफरेंसेस हैं? तो आज इस वीडियो में हम इन चारों को समझेंगे और इन चारों में से एक पर क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और यही आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कोर्स है, इस पूरे कोर्स की बैकबोन भी यही चारों पॉइंट्स हैं। तो बहुत ध्यान से इसको बस देखते चलिए, बहुत इजीली आपको ये समझ में भी आएगा और इसके क्वेश्चंस पे आप कर पाएंगे। पहले समझेंगे पर्यावरण होता क्या है। आइए सबसे पहली बात ये समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो देखिए, ये है, आप मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ये जो दिख रही है ये अर्थ है, और इस अर्थ पर हैं आप मानव, जिनके हाथ में एक छाता है और दूसरे हाथ में हमारे देश का तिरंगा है। और इनके आसपास में आप देख रहे हैं यहाँ पर पशु हैं और ये नदियाँ बह रही हैं। दूसरी ओर यहाँ आपका घर है और यहाँ पर ये व्हीकल है, वाहन है, कार जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं, आप कह सकते हैं पेड़ पौधे, और यहाँ कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। इधर ये हमारा हिमालय पर्वत है, ये कोई भी पर्वत या ग्लेशियर कह सकते हैं। इधर बादल है जिससे बारिश हो रही है, और यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, और इधर हवा भी बह रही है। इधर हमारा सूर्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो मैंने इन चीजों के नाम आपको अलग अलग लिए। मैंने बादल अलग कहा, बारिश हो रही है, पेड़ अलग कहा, हवा अलग कहा, ग्लेशियर अलग कहा, पक्षी अलग कहा, सूर्य अलग कहा। मैं इन सबको अब अलग अलग नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब मैं इनको बोलूंगा वो हर एक वस्तु, वो हर एक जीव, वो हर एक चीज जो आपके चारों तरफ फैली हुई है, या जो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है, या जो आपके चारों तरफ मौजूद है, वो पर्यावरण है। जिन चीजों का हम अलग अलग नाम ले रहे थे, जो आपके सामने इस डायग्राम पर है, हमने बोल दिया पर्यावरण हर एक वो वस्तु है, हर एक वो जीव है, हर एक वो चीज है जो आपके चारों तरफ मौजूद है। सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पर्यावरण क्या हुआ? आपको जो आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ पर्यावरण है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी? एवरीथिंग इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी जो कुछ भी हमारे चारों ओर विद्यमान है, या जो कुछ भी हमारे चारों ओर उपस्थित है, वो पर्यावरण है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये पूछी हुई है। तो पर्यावरण की सिंपल डेफिनेशन हम क्या देंगे? वो सब कुछ, वो सारी, वो सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर विद्यमान है या मौजूद हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, या और दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और इस समय आप घिरे हुए हैं अपनी किताबों से, कॉपी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, बेंच से, कुर्सी से। तो ये सारी चीज़ें जिनसे आप घिरे हो सकते हैं, ये सब क्या है? ये सब इस समय आपका पर्यावरण है। इसके अलावा पर्यावरण में हवाएं, पानी, वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके क्लासमेट्स, ये घर, बिल्डिंग, मकान, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है जो चारों ओर से आपको घिरे हुए हैं? दे आर द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो यही आपका पर्यावरण है। तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जीवों के चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं पर्यावरण कहलाती हैं, या किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं को पर्यावरण कहते हैं। अब इतनी डिटेलिंग हमने यहाँ पर क्यों की? अब देखिए, डिटेलिंग करने का जो मकसद था हमारा, वो अब आपको यहाँ से क्लियर होता चलेगा। इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे सूर्य, हवा, बादल, पेड़, ग्लेशियर, पर्वत, पशु, पक्षी, मानव, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कार, पृथ्वी, मिट्टी, घर, ये जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो है सजीव, जिनमें जीवन है, जैसे क्या मानव है, पशु हैं, जैसे क्या ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मानव है, ये क्या है? ये सजीव है जिसमें जीवन है। पशु सजीव है, कीड़े मकोड़े सजीव हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ सजीव हैं, पक्षी, ये सब सजीव हैं। और इनके अलावा जो सूर्य, हवा, बादल, पानी, गर्मी या कह लीजिए ग्लेशियर, और यहाँ पर घर, मिट्टी, कार, बाकी ये सब क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव को हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सजीव को, जिनमें जीवन होता है, उनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, इस लिस्ट को हमने अलग अलग कर लिया, जैसे पेड़ पौधे, प्लांट्स, मानव, ह्यूमन, जीव जंतु, एनिमल्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको एक साइड रख लिया क्योंकि ये सजीव थे, इनमें जीवन था। इन सजीवों को हम इंग्लिश में कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसका, इन सभी को ही एक दूसरा नाम और देते हैं हम, इसको बोलते हैं हम जैविक या जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। किस चीज़ के कंपोनेंट? कंपोनेंट मतलब हिस्सा किस चीज़ का। तो ये किस चीज़ का हिस्सा है? ये जो है इन्वायरमेंट के हिस्से ही तो हैं, ये हमारे पर्यावरण के ही तो भाग हैं। ठीक है, तो हमने इन सबको नाम दे दिया कंबाइंडली जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट, इन सजीवों को। ऐसे ही सूर्य, या फिर सूर्य को छोड़िए, जो प्रकाश है, प्रकाश यानी सनलाइट, एयर, वाटर, लैंड और ये माउंटेन, ये सब क्या है? निर्जीव। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और इनको हम बोलते हैं, इन सभी को कंबाइंडली एक साथ हम बोलेंगे अजैविक घटक पर्यावरण के, यानी अबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा जैविक घटक है पर्यावरण का, इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपके सामने क्लियरली मेंशन है, ये सब क्या है? लेफ्ट साइड में सजीव यानी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, और ये अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो ये रहे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो सजीव होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वही हमारी अबायोटिक कंपोनेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन और एग्जाम में पूछी जाती है, ये पीसीएस के पेपर में भी पूछी गई है। आपने देखा होगा, जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण या सम्मिश्रण ही पर्यावरण है। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो सिंपली ये डेफिनेशन आपसे पूछी गई है ऐसे ही कि ऐसे पूछा गया है कि पर्यावरण है, ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और नीचे ऑप्शन में दे दिया कि पर्यावरण मिलकर बना है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, बोलेगा केवल जैविक घटकों से, या केवल अजैविक घटकों से, या जैविक और अजैविक दोनों घटकों से, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी फ्रेम कर सकता है, लेकिन एक्चुअल जो आपको पता होगा आप एलिमिनेट कर सकते हो बाकी आंसर्स को। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि पर्यावरण क्या होता है। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम समझेंगे पारितंत्र क्या होता है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, वही जो डायग्राम हमने अभी पीछे लिया था उसी को हम दूसरी तरीके से देख रहे हैं। चीज़ें सारी वही हैं आपके सामने। यहाँ ह्यूमन है, मानव है, यहाँ पर ये रहे आपके पहाड़, ये रही नदी, और ये सूर्य, ये पेड़, ये बादल है, और ये वही झाड़ियाँ या पेड़ पौधे हैं।
तो देखिए जो अभी हमने देखा था कि जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं, सजीव वस्तुएं और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रियाएं करती हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं। कैसे संबंधित होती हैं? जैसे ये मानव है और ये सन है, सन से क्या आ रही है? सनलाइट, प्रकाश आ रहा है। प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है, आप धूप में बैठ करके देखना, जब काफ़ी देर तक आप अगर कड़ी धूप में बैठते हैं तो आपकी स्किन जो है बर्न होने लगती है, जलने लगती है आपकी त्वचा, तो आप वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। गर्मियों के मौसम में देखा आपने कितना अत्यधिक टेम्परेचर हो जाता है, जिसको झेलना मुश्किल हो जाता है और आपकी बॉडी जो है पसीना छोड़ने लगती है। तो ये क्या है? जो प्रकाश है सूर्य, यानी ये जो आपका जो निर्जीव एक तरीके से जो अबायोटिक कंपोनेंट था इन्वायरमेंट का, जो लाइट थी यानी प्रकाश था, ये हमें क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। यानी इसके प्रकाश से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वातावरण का, वो हमें भी यानी मानव को प्रभावित कर रहा है। यानी ये हमसे संबंधित है, यानी हम इसके साथ और ये हमारे साथ परस्पर संबंध में है, परस्पर क्रियाएं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बात करें किसकी? एक पेड़ की। पेड़ को क्या चाहिए होता है? पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम जानते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एक तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, दूसरा इसको सनलाइट चाहिए होती है, तीसरा इसको वाटर ये ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो लाइट है ये सूर्य से ले लेता है प्रकाश, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट रहती है, और इन सब की हेल्प से ये अपना भोजन बना लेता है, और बाई प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। क्या? पेड़ पौधे। तो यानी ये प्लांट क्या था? एक सजीव था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, एक बायोटिक कंपोनेंट था इन्वायरमेंट का। ये बायोटिक कंपोनेंट किससे प्रभावित हुआ? जल से। जल क्या है? जल भाई एक अबायोटिक कंपोनेंट है, एक निर्जीव कंपोनेंट है पर्यावरण का, और किससे? सनलाइट से। तो ये दोनों निर्जीव कंपोनेंट ने जो है आपस में क्रिया की और क्या प्रोड्यूस किया? ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, और ये एक जीवनदायी एक तरीके से जीवन देने का कार्य किया। किसको? इस प्लांट को। तो ये आप देख रहे हैं कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में क्रियाएं कर रहे हैं, आपस में संबंधित है। ऐसे ही यहाँ पर ये ज़मीन है, यहाँ पर अगर बारिश होने लगे किसी बंजर भूमि में, किसी जगह पर बारिश होने लगे रेगुलरली, वहाँ पानी की उपलब्धता होती रही इस मिट्टी में, तो आपने देखा है वहाँ पर भी घास फूस उगाती है। घास फूस क्या होते हैं? प्लांट ही तो होते हैं, सिंपल। ठीक है। तो ये क्या है? ये पानी क्या है भाई? ये भी तो एक अबायोटिक कंपोनेंट ही है। तो ये क्या है? प्रभावित कर रहा है। ये भी अबायोटिक और बायोटिक का आपने क्या देख लिया? ये संबंध। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जितने भी जो सजीव होते हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फंजाई, ये सब लगातार जो निर्जीव हैं, इन निर्जीवों के कांटेक्ट में होते हैं, इनके साथ क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है। और एक बैलेंस बना करके रखते हैं। ठीक। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र की, पारितंत्र की डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो सजीव हैं, या जो किसी भी स्थान पर जो जीव हैं, और उनके चारों ओर पाए जाने वाला जो पर्यावरण है, जीव और उसके चारों ओर पाए जाने वाला पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है, या पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इससे जो एक सिस्टम तैयार होता है, इसे ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यानी एक तंत्र में अगर, इस सिस्टम में अगर कोई एक घटक जो है प्रभावित होता है, तो उसका फर्क दूसरे पर भी पड़ता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है, यानी पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतर क्रिया से जो तंत्र विकसित होता है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं इसकी। तो हम फिर से और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। जैविक और अजैविक घटकों का समूह जो परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एटमॉस्फेयर से अगर ऑक्सीजन रिलीज ना करे, तो क्या हम लोग श्वसन कर पाएंगे? हम लोग सांस ले पाएंगे? नहीं, हमें मुश्किल हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो इससे हम भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। O2 क्या है? ये एक अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है। तो इससे अगर ये हमें प्रॉपर ना मिले, तो इससे हम प्रभावित होते हैं। ठीक है। यानी हम पर जो है इसका बैड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इसकी एब्सेंस अगर हो जाए एटमॉस्फेयर में। एक सवाल बनता है यहाँ पर कि इकोसिस्टम
जो शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। और इसकी डेफिनेशन हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि अ सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें पारितंत्र के प्रकार की या टाइप्स की, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरे होते हैं मानव निर्मित पारितंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ये बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। ये सवाल पूछा हुआ है कि एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल या मानव निर्मित पारितंत्र ही कहलाते हैं। तो पारितंत्र कुछ भी हो सकता है, एक महासागर से लेकर एक आंसू की बूंद जो होती है हमारी, ठीक है, एक आंसू, एक पानी की बूंद या आंसू की बूंद भी पारितंत्र हो सकता है। जैसे तालाब है, वन है, पेड़ की टहनी है, ठीक है। तो पारितंत्र का आकार बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा एरिया जहां पर जीवन पॉसिबल है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं, वो पूरा जैव मंडल भी एक पारितंत्र का ही उदाहरण है। जैसे महासागर है, महासागर ओशंस है, ओशन क्या है? एक पारितंत्र है। पारितंत्र क्यों कहा हमने ओशन को? क्योंकि ओशन के अंदर जल में जो है जीव रहते हैं, जलीय जीव, वो भी तो अपना इन्वायरमेंट अंदर ही बनाए हुए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मछलियां हैं, कछुए हैं, ऑक्टोपस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशीज जो उसमें है समुद्र के अंदर, उनका अपना एक पारितंत्र है, ठीक है। तो प्राकृतिक पारितंत्र की अगर हम बात करें, प्राकृतिक पारितंत्र जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्दर सब डिवाइड करेंगे इसको। एक होता है जलीय पारितंत्र, दूसरा होता है स्थलीय पारितंत्र। तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक पारितंत्र की, दो टाइप के होते हैं, जलीय पारितंत्र और ये स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जो जल में या एक तरीके से जो जल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे तालाब है, जो प्राकृतिक तालाब होते हैं, जो खुद स्वयं निर्मित तालाब होते हैं, उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम पाया जाता है। उसमें जो जीव रहते हैं उनके अंदर सबको मिला करके वो क्या बनता है? एक पारितंत्र। झीलें होती हैं, महासागर, सागर, नदियाँ, ये सब क्या है? ये जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र जो जमीन पर होंगे, लैंड पर होंगे, जैसे वन है। वन में क्या होते हैं? पेड़ ही तो होते हैं। जंगल, जो हमारे जंगल होते हैं उनमें क्या है? पेड़ पौधे होते हैं। और उसमें क्या रहते हैं? वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं जंगली, वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो क्या है? स्थलीय पारितंत्र में वन है। उसके बाद घास के मैदान जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स में जैसे टिड्डे होते हैं, और टिड्डों के साथ और छोटे छोटे खरगोश वगैरह और छोटे छोटे जानवर वगैरह जो है, इन घास के मैदानों में भी एक स्थलीय पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मरुस्थल है, बंजर भूमियाँ हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? जैसे धान का खेत है, तो वो पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, चाहे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया हो या किसी भी ऑप्शन के अभाव में किया हो, यानी उसने शौक से कर लिया हो। तो जैसे जंगल है, जंगल स्वाभाविक रूप से धरती पर पाए जाते हैं, लेकिन इन जंगलों को काटकर आज क्या हुआ है? इन जंगलों को काटकर खेती में तब्दील किया गया है, ठीक है। सॉरी, शहरों में तब्दील किया है। तो ये क्या है? मानवीय पारितंत्र है। जैसे धान का खेत है, कोई भी खेत ले लो, पैडी फील्ड हो, धान का खेत हो या फिर कोई भी खेत, वो क्या है? ये मानव निर्मित क्या है? इकोसिस्टम है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है। कृषि, एग्रीकल्चर क्या है? एक जितनी भी खेती हम करते हैं वो सब क्या है? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है। सीड बैंक, एक्वेरियम, ये कई बार पूछा हुआ है। एक्वेरियम जो है, जो जिसमें एक देखा होगा आपने, एक जार होता है जिसमें मछलियां होती हैं पानी के अंदर। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। इससे पहले हमने पारितंत्र डिस्कस किया था, अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी क्या होता है। इसको सबसे पहले परिभाषित किया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये पूछता है कि जो शब्द है इकोलॉजी किसने दिया? ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पारितंत्र और जो इकोसिस्टम शब्द दिया था किसने? ये भी पूछा हुआ है, एजी टेंसले ने दिया था वो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो ये फेमस है, बहुत पूछे हुए हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजी क्या होती है। देखिए, पारितंत्र में हमने देखा, पारितंत्र में क्या है? जीवों का जो समूह है, जीवों के ही समूह है। तो जीव जो है अपने पर्यावरण में रहते हैं और अपने पर्यावरण के साथ में वो क्रियाएं करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये हमने पारितंत्र की डेफिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। अगर हम जीवों का उसके पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है,
ये जो पारस्परिक क्रियाएं वो कर रहे हैं, जो पारस्परिक संबंध जीव अपने पर्यावरण के साथ बना रहे हैं, उसका हम साइंटिफिक स्टडी अगर करने लगे तो यही कहलाता है हमारा पारिस्थितिकी। इसको याद रखेंगे, जीवों का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हुई। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं, ये तो हो गई तीन, हमने चार टर्म लिखे थे, एक इन्वायरमेंट, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा इकोलॉजी एंड चौथा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक्चुअली होता है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण जो है एटमॉस्फेयर कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी है, ये है हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाला जो गैसों का मिश्रण है, ये हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर किसका हिस्सा हुआ? वायु किसका हिस्सा थी? हमने देखा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का हिस्सा थी। तो वायुमंडल भी किसका हिस्सा हो गया? हमारे पर्यावरण का। तो ये चारों में डिफरेंस आपने समझ लिए। ये था बेसिक बैकग्राउंड आपका जो पर्यावरण का है। ठीक है, अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत आसान लगेगा इसमें, और इसमें वायुमंडल को हम जो है एटमॉस्फेयर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे अभी आगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बताने ज़रूरी है। और साथ ही जैसे हमने बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो सजीव हैं, जिसमें आपके जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनको अभी फूड चेन में, फूड वेब में और ट्रॉपिक लेवल में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करता है, इनको मिला करके ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी जो अगले जो बड़े टॉपिक हैं इसके इन्वायरमेंट के, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ये उसका फ्रेम हमने कर दिया है अभी। अब आपको अगले जो लेक्चर्स होंगे इन्वायरमेंट के, उसमें दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अब बात कर लेते हैं इस विषय के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ अभी शुरुआत में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके हैं, एक तो करंट अफेयर्स है। तो देखिए यहाँ पर जो एक करंट अफेयर है, 30 मार्क्स करंट अफेयर्स एंड जीके मान लीजिए अपना, और इसमें साथ ही 20 मार्क्स का साइंस को भी अब हम कराएंगे। इसके साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये दो पोर्शन है, 20 मार्क्स 10 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साइंस और मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे। पिछली बार मैथमेटिक्स हमने कराया था, लेकिन बाद में जो है आपका इंटरेस्ट खत्म होते जाता है धीरे धीरे, जैसे ही शुरू करते हैं, और आपको नहीं पता है, आप लास्ट में इसी मैथ्स की वजह से ही लूज़ करके आते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम आपका कुछ नंबर से रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहा है, पर्सनली बताया है लोगों ने, कि आपका किन सेक्शन को छोड़ने पर जो है ये एग्ज़ाम की जो सीट थी अभी 69,000 की, वो हाथ से निकल गई। तो ये वाली गलती फिर से रिपीट मत करिएगा। मैथमेटिक्स के कोर्स को शुरू कर रहे हैं, साइंस के कोर्स को शुरू कर रहे हैं, जितनी आसानी से ये कोर्स चल रहा है ना, उससे भी ज़्यादा आसान मैथमेटिक्स को कर देंगे आपके लिए। आपको आता है नहीं आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जब क्लासेस करोगे तो यहाँ से आगे वो आपको आने लगेगा, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी करके आओगे। बहुत बेसिक से लेके चलेंगे जैसे यहाँ चल रहे हैं। अब जैसे ये कोर्स का वीडियो आया है अभी, इसको अभी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोर्स पर रिस्पॉन्स आना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी कोर्स रन होंगे। मैं पहली शर्त मेरी यूट्यूब पर यही है, ठीक है। आपको समझने में ये आधा घंटा लग रहा होगा, लेकिन इस आधे घंटे को लेक्चर्स के लिए बहुत बहुत घंटों का समय होता है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिए हर एक लेक्चर्स के लिए, क्योंकि वो आपको देखकर ही, आपको सोचकर ही डिज़ाइन कर रहे हैं इन लेक्चर्स को, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में बताइए ये समझ में आया या नहीं आया। इसमें जो भी डाउट है वो डाउट लिख दीजिए कमेंट में, अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।